बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर की आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि असेंबली सीटों की हदबंदी और तब्दीली का अमल दुरुस्त है या नहीं। आज की समाअत के दौरान मरकज और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल पेश किए गए। मरकज की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी की मुखालफत की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा की सीटों में बदलाव के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव किए गए हैं वो फिलहाल संविधान के खिलाफ हैं और सरकार इस पूरी दिशा में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती। वही मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब कोई भी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दी जाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की सकती है, यानी कि अदालत के द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख जब एक नया टेरिटरी बना तो उसके बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों में बदलाव और परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला सुनाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगी कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पर जो नियम अपनाए हैं क्या वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ारत दाखिला से मौसूला आरटीआई के जवाब में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए लोगों के बारे में मालूमात दी गई। आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद की मालूमात दी गई है। आरटीआई में कहा गया है कि अगस्त 2019 से जुलाई 2022 तक 118 शहरी मारे गए हैं, जिनमें 5 कश्मीरी पंडित और 16 दिगर कम्युनिटी के अफराद शामिल हैं। और आइए अब सुनते हैं साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना है। सही है कि एक फ्रस्ट्रेशन धारा 370 के बाद बढ़ी है। हालांकि बहुत सी चीजें जो पत्थरबाजी सामने सामने की जाती थी उसको बहुत हद तक रोका गया है। जो घुसपैठ थी उसको रोका गया है। जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां पर इस प्रकार के हालात बनाते थे उनको भी रोका गया है। लेकिन ठीक है कि इस फ्रस्ट्रेशन के कारण से कहीं ना कहीं से टारगेट किलिंग का जो मामला शुरू हुआ है या सिविलियंस को मारने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके 2-3 कारण रहे। एक तो जब ये कहा गया कि वोटर लिस्ट में कोई भी नाम दर्ज करा सकता है तो बाहरी मजदूरों को या वहां पर काम करने वालों को किया गया। इसके अलावा कश्मीरी पंडित को जब बसाने की बात की थी उन पर भी अटैक किया गया। तो इस सारे माहौल में ऐसा नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस प्रकार के एलिमेंट्स को जल्द खत्म भी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो सियासी पार्टियों की तरफ से बयान आए वोटर लिस्ट को लेकर उसके बाद भी हत्याएं वो भी एक कारण बनी? बिल्कुल, उन लोगों ने भड़काना शुरू किया। उनकी मंशा कुछ इस प्रकार सी थी, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल फिर से पैदा हो। तो उसी के का परिणाम रहा कि पिछले दिनों जो लास्ट में राम बिहारी और इस प्रकार के 2-3 लोगों को भी मारा गया, ये भी इसका कारण है। बिल्कुल, जो घाटी की जो पार्टियां हैं उनको समझना चाहिए कि ये लोग यहीं के बाशिंदे थे, यहीं के रहने वाले थे और किसी विशेष कारणों से 32 साल पहले जिस प्रकार से विस्थापन हुआ था तो उनका अधिकार है कि वो अपने जाकर के वहां पर रहें और इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं और जल्द ही ये भी सोचा जाना चाहिए कि सेफ पैसेज उनको दिया जाए, सेफ जगह उनको दी जाए, उनको सिक्योरिटी के साथ भेजा जाए, तभी संभव हो पाएगा।